दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज घटना चक्र एज इट इज का केमिस्ट्री का पार्ट हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में। घटना चक्र एज इट इज का फिजिक्स का एक वीडियो मैंने डाला जिसमें फर्स्ट पार्ट इकाई यानी यूनिट के बारे में टोटल डिस्क्राइब किया है। मेरे चैनल पे उसको जाके आप देख सकते हैं और डेली ऐसे ही सेट चलेगा। तो आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर परमाणु संरचना के एटम के बारे में जानेंगे और इसका टोटल क्वेश्चन हम बनाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, बिहार पीसीएस दे रहे हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसका नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो पहला चीज बोल रहा है परमाणु संरचना में अणु और परमाणु के बारे में बता रहा है। तो आपको बता दें कि अणु किसी एटम किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में घूमता है लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे ही अणु कहते हैं। लेकिन वहाँ जहाँ तक एटम यानी परमाणु की बात है तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन सभी रासायनिक क्रिया में यही भाग लेता है, इसी को एटम कहते हैं। तो अणु यानी मॉलिक्यूल एटम के बारे में आप समझ लिए। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। तो जो भाग लेता है वो परमाणु कहलाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन जो नहीं लेता है स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे अणु कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है परमाणु के आकार यानी साइज क्या है, एटम का साइज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है। आपको बता दें एटम का साइज जैसे यहाँ पे दिया है, एटम का साइज एक अनुमान के अनुसार हाइड्रोजन की त्रिज्या का, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, परमाणु में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है कि हाइड्रोजन 1 होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, उसके बाद हीलियम 2 होता है, तो सबसे छोटा हाइड्रोजन का होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं परमाणु में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या जो है 0.28 एंगस्ट्रम है, लेकिन इसको छोड़कर बाकी किसी भी चीज का लीजिएगा उसका 0.70 एंगस्ट्रम से 2.5 एंगस्ट्रम के बीच होता है जो परमाणु रेडियस होता है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु का साइज कितना छोटा है। अच्छा, एंगस्ट्रम का बात हुआ है तो आपको बता दें 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 1.0 गुने 10 का पावर -10 मीटर, -10 मीटर। सेंटीमीटर में ये दिया है तो 8 2 कम कर दिया है, लेकिन समझ सकते हैं -10 में होता है कितना छोटा परमाणु का साइज होता है। तो ये परमाणु की साइज के बारे में यहाँ पे डिस्कस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है अब परमाणु का भार, एटम का भार क्या होगा इसके बारे में ये बता रहा है कि परमाणु में सबसे हल्का परमाणु को जब लीजिएगा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन का जो मास जो होता है एटम वो होता है 1.008 AMU। अब ये सबसे छोटा है हाइड्रोजन, सबसे कम भार वाला है और इसके बाद जो भी एटम होगा इससे बड़ा भारी ही होगा। तो दूसरा क्या होगा 2 से यहाँ पे लिखा है, बाकी अन्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान 2 से 260 AMU तक होता है, लेकिन हाइड्रोजन का सबसे कम 1.008 AMU। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है परमाणु के संरचना के बारे में बता रहा है। तो आपको बता दे एक परमाणु जो एटम है, एटम में 3 मूल कण होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है सभी वृत्ताकार अक्ष में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन होता है यानी इसमें आवेश और मास कुछ भी नहीं होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव आवेश का होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कुछ। परमाणु की संरचना के बारे में बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य परमाणु द्रव के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते हैं, यानी इसको विभाज्य नहीं किया गया था, लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी के बाद इसको वैज्ञानिकों ने विभाज्य कर दिया यानी तोड़ दिया और बताया कि इसके अंदर भी सूक्ष्म कण हैं यानी सब एटॉमिक एलिमेंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जिसमें कुछ तो अस्थाई स्टेबल कण है और शेष अस्थाई कण है, यानी तोड़े तो बताएं कि कुछ तो उसमें अस्थाई स्टेबल है और कुछ जो है अनस्टेबल है। इन अस्थाई कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन अस्थाई कण परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर
क्षणिक अस्तित्व उनका थोड़ा ही अस्तित्व होता है। अच्छा देख लेते हैं अस्थाई स्टेबल कौन है। तो देखिए अभी बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अस्थाई कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, अस्थाई कण है। और बाकी बचा जो भी पॉजिट्रॉन है। अच्छा पॉजिट्रॉन क्या है तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉन का ही पार्टिकल्स है, एंटी पार्टिकल्स बोल सकते हैं। इसमें पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव आवेश होता है, इसमें निगेटिव, लेकिन सब मास वो सब सेम होता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन ये सब अस्थायी कण है। ठीक है, क्षणिक अस्तित्व सबका एटम के अंदर होता है। तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। मेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में ही जानना है, उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है तो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। अभी बताया इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, पॉजिट्रॉन पर धन आवेशित होता है। इस एक इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है तो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1.008 MU का कितना भाग हुआ होता है, 1/1837वां भाग। समझ लीजिए अब ये कितना कम द्रव्यमान का है, 1/1837वां भाग हाइड्रोजन परमाणु के भाग का होता है। अच्छा प्रोटॉन का जो होता है हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होता है, और प्रोटॉन का भार और जो न्यूट्रॉन का भी है वो भी लगभग समान होता है। लेकिन यही है कि प्रोटॉन पे धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा बात करते हैं यहाँ पे खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे तो यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जे टॉमसन दिया है, थॉमसन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। तो जे थॉमसन या जेरेड टॉमसन ने कैथोड किरणों में की, कैथोड किरणों का प्रहार किए, उसी में इलेक्ट्रॉन की उन्होंने खोज की। इसीलिए बोला जाता है कैथोड किरण पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, क्वेश्चन हमेशा आता है। तो जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में इसकी खोज की। प्रोटॉन का बात बता रहे हैं तो प्रोटॉन भी अति सूक्ष्म धन आवेशित कण है, अभी बताया प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इसका लगभग द्रव्यमान हाइड्रोजन द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, और H+ इसको लिखा जाता है हाइड्रोजन द्रव्यमान, यानी लगभग बराबर होता है। और इसको जो खोजे थे गोल्डस्टीनो, यहाँ पे देखिए दिया भी है, इसको परमाणु को यानी प्रोटॉन की खोज किसने किए थे, गोल्डस्टीनो ने प्रोटॉन की खोज की थी। कहाँ के थे, जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब चलते हैं न्यूट्रॉन की। ये तो चार्जलेस होता है और इसका द्रव्यमान भी किसके, हाइड्रोजन के बराबर ही होता है। द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के लगभग बराबर होता है और ये चार्जलेस होता है। इसकी खोज 1932 ईस्वी में चैंडविक ने की थी, याद रखिएगा, चैंडविक। ठीक है, ये भी ब्रिटिश वैज्ञानिक चैंडविक थे, उन्होंने 1932 ईस्वी में इसकी खोज की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या कर रहा है। अब देख लेते हैं परमाणु नाभिक का संगठन। अब क्या होता है तो इसमें यही चीज़ दिया है। आप समझ लीजिए कि जब भी परमाणु का नाभिक में क्या क्या होगा तो ये नाभिक न्यूक्लियस है, तो इसमें प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन होगा ऋण आवेशित, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ में चक्कर इसमें लगाएगा। वही कर एक बार पढ़ लेते हैं। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुई है। नाभिक की अभी बताए हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है, क्योंकि प्रोटॉन ही क्या करता है, प्रोटॉन के पास ही धनावेश होता है, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, तो जो नाभिक का जो आवेश होगा वो प्रोटॉन के कारण ही होगा। ठीक है, तो वही कर रहा है। और इसका द्रव्यमान जो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लगभग द्रव्यमान के बराबर होगा। तो परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुई है। ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉन के कारण ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामूहिक रूप से, इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसी नाभिक को सामूहिक रूप से ले लिया जाए तो इसी को न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण न्यूक्लियस के घटक है। चूंकि ये न्यूक्लियस में होता है इसीलिए इसको न्यूक्लियॉन कहते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसा कि हम बताए हैं। नाभिक के बाहर रहते हैं और नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत चक्कर लगाते रहते, घूमते रहते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यानी कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी, इसीलिए जो भी एटम होंगे वो विद्युतीय रूप से उदासीन होंगे, चार्जलेस होंगे। ठीक है,
अब आते हैं परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। तो आप समझ लीजिए, बता दे रहे एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ में, किसी भी परमाणु में, न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन की संख्या होगा वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो देख लेते हैं, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक यानी इसको जेड से सूचित करते हैं। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित और स्थिर होता है। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद हीलियम का 2 होगा। तो इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन के नाभिक में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 प्रोटॉन है, और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन है। तो इसको समझ गए, ठीक है। हाइड्रोजन का देखिए दिया परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो आपको बता दें, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ये होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। चलिए देख लेते हैं द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग, अभी बताए हैं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान यानी मास नंबर इसका होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग उसका क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहलाता है। जैसे परमाणु का द्रव्यमान संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जेड प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, अभी हमने लिख भी दिया, ठीक है। अब आते हैं किसी पदार्थ की द्रव्यमान संख्या। अब ये तो हो गया, द्रव्यमान संख्या उस पदार्थ के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है। अब जाहिर सी बात है, न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के न्यूक्लियन बनाता है। और यहाँ पे मास नंबर जो ए बोला है, ये भी बोला है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये बराबर ये हो जाएगा। वही को कह रहा है, किसी पदार्थ की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या कुल संख्या के प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी ये बराबर ये न्यूक्लियनों संख्या हो सकता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या तत्व का मूल लक्षण नहीं है। किसी तत्व का भिन्न भिन्न परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, परमाणु भार। अब कर अब भार में इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखिएगा इसको। परमाणु भार किसे कहते हैं, तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि परमाणु जो द्रव्यमान होगा उसका द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होगा। जैसे परमाणु भार जब निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या के बराबर यानी लगभग बराबर, यानी द्रव्यमान संख्या ए, और ए बराबर क्या होता है, P प्लस एन। तो वही चीज यहाँ पे दिया है, P प्लस एन, और ये P हो गया ये, और ये एन न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित जेड से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या को यही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो P प्लस एन भी भार को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। तो याद रखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। तो वही कह रहा है, जिस आयनों में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। जैसे Na+ है, तो अब ये सोडियम क्या होता है, सोडियम का परमाणु भार 11 होता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तब क्या हो जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे Mg क्या होता है, 12 इसका परमाणु भार होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल जाएगा, तो 12 में से 2 गया, ये हो गया 10। तो देखिए, तो 10 बराबर हो गया, तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। उसी तरह फ्लोरीन 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस का मतलब ले लिया, ग्रहण किया, तो 9 1 10 हो गया। ये ऑक्सीजन जो होता है 8 होता है, देखिए 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 8 2 10, यानी ये सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो बारीकी से समझिए और याद रखिए कि प्लस जब भी लगे तो यानी वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, यानी किसी दूसरे को दिया, लेकिन माइनस जब भी किसी पे लगे तो याद रखिए वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब समभारी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ गए, समभारी क्या है। तो जाहिर सी बात है, जिसका परमाणु द्रव्यमान बराबर हो। जैसे देखिए, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समभारी कहते हैं। क्या करा है, परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। जैसे आपका देख सकते हैं कि उसका द्रव्यमान संख्या, यानी कह सकते हैं कि P प्लस एन तो द्रव्यमान संख्या होता है, तो प्रोटॉन का तो निश्चित संख्या होगा, लेकिन ये न्यूट्रॉन जो है भिन्न भिन्न हो सकता है इसमें, ठीक है। तो देख लीजिए, आवर्त सारणी किसी तत्व में समस्थानिक का स्थान अलग अलग होता है। इसका कारण ये है अलग अलग ना होकर एक ही होता है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है।
हाइड्रोजन तत्व का 3 समस्थानिक है, जैसे हाइड्रोजन एक, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। लेकिन इसको H से ही डिनोट किया जाता है क्योंकि इसका जो है परमाणु संख्या हमेशा 1 होता है, ठीक है। लेकिन भार हमेशा 1 2 3, इसका मतलब है इसके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। ऑक्सीजन के जैसे देख लीजिए यहाँ पे दिया, ऑक्सीजन का भी 3 समस्थानिक है, जैसे परमाणु क्रमांक 8, परमाणु क्रमांक 8 होगा, लेकिन ये जब भी द्रव्यमान संख्या लिखेंगे तो 16 17 18 होगा। इसमें इसका मतलब है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक यानी द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हुआ कि उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन तो हमेशा समान ही होगा लेकिन न्यूट्रॉन जो है भिन्न भिन्न होगा। चलिए लिखिए, अब समभारी क्या करा है, तो इस समभारी का मतलब हुआ समान भार, यानी द्रव्यमान संख्या जो होगा इसमें समान होगा, समान द्रव्यमान संख्या वाले, ठीक है। परंतु भिन्न भिन्न क्रमांक की क्या, परमाणु क्रमांक जिसमें भिन्न भिन्न हो, यानी कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या जिसमें भिन्न भिन्न हो उसी को क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, हाइड्रोजन 3 और 1 और हीलियम जो दिया है 2 और 3। अब इसमें जब ये देखिएगा तो 3 3 इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान जो है समान है 3 3, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग, इसका 1 है और इसका 2 प्रोटॉन हो गया, तो यही हो गया समभारी जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती हो। उसमें क्या था, समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। अब यहाँ देखिए, समभारी के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है परंतु प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। चलिए अब देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या है, तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, उसे सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसे दिया है SI 30 14, ये जब घटाइएगा तो लगभग समान ही आएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे है 3 1, यानी जब 3 में से 1 गइएगा 2, 4 में से हीलियम का 4 2 है तो इसका भी 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, इसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 2 यानी समान है, इसलिए ये सम न्यूट्रॉनिक्स है। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है इसको समझिए। तो कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम स्वतः एक ही प्रकार का वेधि जो है वो वेधि जो है किरणें उत्सर्जित करती है। इसमें कोई भी रिएक्शन रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, ये स्वतः प्राकृतिक देन है इसका, ये जो है उत्सर्जित करती है किरणें, प्रकाश किरणें उत्सर्जित करती है। ऐसे ही पदार्थ को रेडियो एक्टिविटी प्रदान करता है। इसकी खोज किसने की थी, तो हेनरी बेक्यूरेल में सबसे पहले की थी इसकी रेडियो एक्टिविटी की खोज, और मैडम क्यूरी भी बाद में की रेडियम की खोज, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो रेडियो एक्टिविटी प्रदान करते हैं और पदार्थ ये वेधि किरणें उत्सर्जित करते हैं, करने के कारण रेडियो एक्टिविटी इनको कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी परमाणु का नाभिक का गुण है। रेडियो एक्टिविटी तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी नहीं होते, उनके स्वतः विघटन होते रहता है, यही कारण है कि वो प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। अब कह रहा है कि परमाणु जो है नाभिक में स्वतः विघटन को रेडियो एक्टिविटी विघटन कहते हैं। परमाणु नाभिक में वेधि अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है, ये किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती है, अल्फा बीटा गामा, और इसके कुछ गुण भी है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं फिर। अब कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी विघटन एक नाभिकीय प्रक्रिया ना कि रासायनिक अभिक्रिया। हम तो अभी बताएं कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, ये नाभिक का एक गुण है, विशेष गुण है, जिससे वो हमेशा अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित करता है और चमकते रहता है। जैसे रेडियम को आपने देखा होगा, या भुगजोइयाँ जो इसको बोलते हैं उसको भी देखे होंगे, वो भी स्वतः चमकती है, प्राकृतिक देन है। परमाणु क्रमांक 83 से जब आगे बढ़ेंगे तो ये सभी पदार्थ जो है तत्व जो है रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है, बेक्यूरेल द्वारा यूरेनियम के रेडियो एक्टिविटी की खोज हो जाने के कुछ समय बाद मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने थोरियम का रेडियो एक्टिविटी की खोज की। 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन की करता है। पूछता है बेक्यूरेल ने किसकी खोज की, तो आपको याद रखिएगा यूरेनियम का रेडियो एक्टिविटी बेक्यूरेल ने खोजा था, और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने क्या किया था, रेडियम की खोज और थोरियम का रेडियो एक्टिविटी की खोज 1898 ईस्वी में किया था, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, यहाँ पे देखिए दिया है पियरे क्यूरी।
और इन्होंने ही सबसे पहले पोलोनियम की खोज की और 1902 में रेडियम ने यूरेनियम के पिंच ब्लेड की खोज, इसका U3O8 इसका रासायनिक सूत्र होता है कि नए तत्व रेडियम की खोज की इन्होंने ही। यूरेनियम के जो पिंच ब्लेड है उसकी खोज की और उसके साथ ही रेडियम की खोज की मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। इसी के से इनका निधन भी हो गया था, कैंसर से पीड़ित हो गई थी। ये जो रेडियम है ये यूरेनियम से 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिविटी है, यानी जो है ये उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा कण। तो 30 लाख गुना, समझ सकते हैं कितना ज़्यादा। ठीक है, तो पिंच ब्लेड का कई कई सूत्र भी पूछ देता है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान शताब्दी में कई नए रेडियो एक्टिविटी की खोज हो गई है, जिसमें कौन कौन है? रेडॉन है, प्रोटोएक्टियम है, एंटीनियम है, ठीक है, एस्टेंटियम है। तो ये सब रेडियो एक्टिविटी तत्व जो वर्तमान में बहुत लोग इसको खोज कर दिए हैं। अब चलते हैं अल्फा बीटा गामा जो रेडियो एक्टिविटी तत्व का उत्सर्जित किरण है, इसका कुछ गुण है, इसके बारे में देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए क्या गुण है प्राकृतिक में, इसको देख लेते हैं कि अल्फा जो है, अल्फा का प्राकृतिक क्या है? तो सबसे पहले ये धन आवेशित होते हैं, ठीक है, अल्फा कणों से बनी होती है। अल्फा कण का 2 यूनिट, और 2 यूनिट किसमें होगा? तो जाहिर सी बात है हीलियम होगा। तो अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है, अर्थात 4 AMU होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होता है तथा H42 और अल्फा 42 इसका संकेत होता है। अब इसी तरह जब देखेंगे हम लोग बीटा के बारे में, तो देखिए बीटा के बारे में, बीटा कण जो है ऋणावेशित होती है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होता है और बीटा कण का इलेक्ट्रॉन यूनिट जो है, इसका जो द्रव्यमान होता है ये 0.000548 के लगभग करीब होता है AMU, ठीक है, इसका द्रव्यमान। और बीटा कण को डिनोट कैसे किया जाता है? या तो बीटा लिख के 0 1 लिख दीजिए, या इलेक्ट्रॉन लिख के 0 1 लिख दीजिए, तो ये इसका संकेत हो गया। अब आइए गामा किरण क्या होता है? गामा किरण सदृश विद्युत चुंबकीय विकिरण है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है। और गामा किरण तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम होता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर इसका तरंग दैर्घ्य गामा किरण का होता है, ठीक है। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इसका वेग क्या 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 होगा। तो बता दें कि अल्फा किरण वेग का, प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है अल्फा किरण, और बीटा किरण का लगभग समान होता है, प्रकाश के वेग के समान होता है, और गामा किरण भी प्रकाश के वेग के लगभग समान होता है, ठीक है। अच्छा, अब वेधन क्षमता देखिए, तो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता क्वेश्चन पूछता है किसका है, तो आपको बता दें गामा किरण का सबसे ज्यादा वेधन क्षमता है। यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे लोग। देखिए अल्फा किरण का वेधन क्षमता 0.02 सेंटीमीटर जो है एल्युमिनियम चादर को भेज सकता है, और बीटा देखिए 0.2, यानी अल्फा से ज़्यादा बीटा का है। और देखिए गामा जो है 100 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 सेंटीमीटर। इस सब का 0.02 था और इसका 0.2 था, इसका 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम चादर को भेज सकता है, इतना ज़्यादा इसका वेधन क्षमता है। अब आते हैं इसकी आयनीकरण क्षमता पे। तो सबसे ज्यादा आयनीकरण क्षमता जो है अल्फा का होता है। अल्फा किरण गैसों को आयनिक करती है, ठीक है, और बीटा से लगभग 100 गुना ज्यादा इसकी आयनीकरण क्षमता होता है, और गामा से 10,000 गुनी। और बात करते हैं बीटा की, तो बीटा का गामा से 100 गुनी होती है और अल्फा का आप समझ सकते हैं 1/100 गुनी। और जब गामा की बात करते हैं तो गामा का वही हो जाएगा, अल्फा का 1/10,000 गुनी और बीटा का 1/100 गुनी। तो ये हो गया आयनीकरण। तो आयनीकरण सबसे ज्यादा किसका होता है? अल्फा का, ठीक है। वेधन क्षमता सबसे ज्यादा गामा का। अब आते हैं एक है और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में देख लेते हैं। तो अल्फा किरण विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट के तरफ, जाहिर सी बात है ये प्लस है तो माइनस की तरफ आकर्षित होगा, और बीटा जो है माइनस है तो ये प्लस की तरफ आकर्षित होगा, यही दिया है। और गामा जो है विद्युत उदासीन होता है, यानी ये उदासीन होता है, ये कहीं भी आकर्षित नहीं होता है। इन किरणों पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये उदासीन होता है, ठीक है। अब आते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका प्रभाव। अल्फा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, बीटा भी काला कर देती है, अल्फा की अपेक्षा थोड़ा कम, लेकिन गामा जो है वो भी थोड़ा कम ही काला करती है। अब बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का देख लेते हैं। तो अल्फा किरण प्रतिविद्युत उत्पन्न करती है, बीटा भी करती है और गामा भी करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गुण है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है और नेक्स्ट एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, परमाणु नाभिक में क्या क्या होता है, तो हम अभी बताएं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कौन कौन हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक संरचना के बारे में बताना है कौन सा सत्य है। तो आणविक संरचना में जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, केंद्र में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एटम का भाग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फोटोन एटम का भाग नहीं है। फोटोन क्या है तो आपको बता दें, ये प्रकाश का एक बंडल है जो प्रकाश के वेग से जो है चलता है। फोटोन जो है प्रकाश के वेग से चलता है और ये विद्युत चुंबकीय किरण जो है का निर्माण होता है इसी से, फोटोन से। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं। तो आपको बता दें एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। परमाणु नाभिक की खोज, ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, इसकी खोज कौन किए थे तो रदरफोर्ड। अच्छा, रदरफोर्ड ने ये किया था नाभिक की खोज और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, आइंस्टीन क्या कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये आइंस्टीन खोजे थे, तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 1911 में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज तो अभी बताए हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गैल्डिस्टिनो। न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक ने की थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, और न्यूटन तो आप जानते ही हैं, बहुत सा गुरुत्वाकर्षण दिया था, 3 लॉ दिया था। तो चैंडविक ने 1932 ईस्वी में, जैसा पहले ही हम बताए थे, 1932 ईस्वी में इन्होंने चैंडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। बेरियम तथा अन्य परमाणु पर यदि तीव्र गति से बताए थे, ये यहाँ पे पढ़ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेरियम तथा अन्य परमाणु पर यदि तीव्र गति वाले कण का वर्षा किया जाए तो उससे एक उदासीन कण निकला, उसी का नाम न्यूट्रॉन दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अणु परमाणुक कण नहीं है। फिर देख लीजिए परमाणु कण कौन कौन है, पहले देखिए, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, अणु परमाणुक पर ये है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रॉन क्या है, एक स्थिर कण है जिसका एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, यहाँ एक और क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा एक प्रतिकण है। तो आपको बता दें इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है, पॉजिट्रॉन है, जो सेम द्रव्यमान का होता है, लेकिन आवेश में ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, अधिकतम कणों का अनुरूप उसके संबंध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन वही है। ठीक है, आगे आते हैं, इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आगे आते हैं, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मिलान करना है। तो आपको देख लीजिए, शून्य द्रव्यमान किसका होता है तो न्यूट्रॉन का होता है। जैसे आप जानते हैं द्रव्यमान आवेश ही न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, आंशिक आवेश किसका होता है तो आपको बता दे, आंशिक आवेश जो होता है क्वार्क का होता है। ठीक है, आंशिक आवेश। ठीक है, अब आते हैं आंशिक प्रचक्रण कौन करता है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन करता है, या इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल्स है तो ये पॉजिट्रॉन करेगा। अब पूर्णांक चक्रण जो है, फोनॉन जो बच जाएगा वो हो जाएगा, यानी 1 का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया पहला और डी का हो गया चौथा। आंसर नंबर क्या बन जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 बी 3 ए सी 1 डी 4। देखिए मिला लीजिए, पॉजिट्रॉन क्या है तो एक धन आवेशित मूल है जिसका द्रव्यमान आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण एंटी पार्टिकल्स कहते हैं, और इसका प्रचक्रण क्या है 1/आधा होता है। अब न्यूट्रॉन ये द्रव्यमान और आवेश रहित है, यानी उदासीन है। इसकी खोज न्यूट्रिनो की कौन की थी, पॉली ने की थी। पॉली ने न्यूट्रिनो की खोज की थी। क्वार्क क्या है तो क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिसमें अधिकांश पदार्थ बने होते हैं। क्वार्क जो है हेड्रॉन का बनाते हैं। क्वार्क जो मिलके क्या बनाते हैं, नोट कर लीजिएगा, हाइड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश जो होता है -1/3 या +2/3 होता है। अब फोनॉन क्या है, फोनॉन ध्वनि का लघुत्तम कण है। ड्रिफ्ट क्रिस्टलीय बीमा के कंपन में फेनॉन को पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान किसके बराबर होगा तो जाहिर सी बात है, द्रव्यमान जो है हीलियम, चूंकि हीलियम 2 होता है तो द्रव्यमान जो है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होगा, और पढ़े भी हम लोग। ठीक है, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं तो जाहिर सी बात है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन हो गए। चूंकि He2 होता है तो 2 का मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे।
निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो जाहिर सी बात है किसमें होगा, बीटा में ऋणात्मक आवेश होगा। बीटा कहाँ है? बीटा है। अल्फा पॉजिटिव होता है और गामा जो है चार्जलेस होता है, विद्युत चुंबकीय। देखिए अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित होता है, और हीलियम नाभिक होता है। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित यानी आवेश रहित होता है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। याद, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। गामा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु के में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित कौन किए थे? तो आपको बता दें, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब्बाऊ सिद्धांत द्वारा परमाणु के कक्षा को भरा जाता है। इसमें क्या बोला गया था अब्बाऊ सिद्धांत में कि पहले तो निम्न श्रेणी वाला सर्किल भरेगा, फिर उसके बाद उस तर जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। जैसे देख लीजिए, अब्बाऊ का एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, अभी जैसे बताए हैं, और जब वो भर जाता है तो फिर उससे उच्च ऊर्जा, और जब ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अब्बाऊ सिद्धांत पॉर्ली का अपमार्जन नियम और हुंड का मैक्सिमम प्लांटिनियम नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जा पर आधारित है। यानी ये जो है कह सकते हैं कि पॉली का अपवर्जन नियम और हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम के पर आधारित है अब्बाऊ का नियम। चलिए, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो जाहिर सी बात है अविन्यास से है। यानी आप बोल सकते हैं, जैसे जो भी लिखते हैं विन्यास, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं सोडियम 11, तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, इस तरह करके लिखते हैं। तो ये अविन्यास को ही दर्शाता है। कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम एम का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष में अभिन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या एन कक्ष के आकार को और ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या एक कक्ष की त्रिविमीय आवृत्ति को तथा स्पियम क्वांटम संख्या एस कक्ष के इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है। यही जो चार कक्ष होते हैं एस पी डी एस, इसी को ये डिनोट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, जिस तत्व में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा 2 + 2 4। द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? अभी बताए हैं थ्योरी में कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न है उसको क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी तत्व में तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार नहीं, परमाणु भार भिन्न होता है और परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु भार तो भिन्न होगा, यानी ए जो होगा उसका भिन्न होगा, लेकिन वो क्या होगा? परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या उसमें समान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स किसे कहते हैं? वही आइसोटोप्स में यानी होता है समस्थानिक, जिसमें क्या हो? प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सम न्यूट्रॉनिक समूह का बताना है, इसमें बताना है कौन है। तो आपको बता दें न्यूट्रॉन की संख्या, यानी क्या करेंगे कि घटा लेंगे, बड़ा वाले में से छोटा वाले को घटा लेंगे। बड़ा वाले कहने का मतलब कि द्रव्यमान में से उसका प्रोटॉन घटा लेंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 12 में से 6 गया 6, 14 में से 7 गया 7, तो ये नहीं होगा। सम न्यूट्रॉन यानी समान न्यूट्रॉन कहाँ है? 12 में से 6 गया 6, 14 में से 7 गया, ये भी नहीं है। 14 में से 6 गया 8, 14 में से 7 गया 7, ये भी नहीं है। तो डी बचा। 14 में से 6 गया 8 और 15 में से 7 गया 8 और 16 में से 8 गया 8, यानी तीनों बराबर, यानी इसमें सम न्यूट्रॉनिक है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान, डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 20वां नंबर का है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। आपको बता दें रेडियो एक्टिविटी गाइगर काउंटर से मापी जाती है और इसकी खोज बैकुरल ने की थी। तो यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट ही क्वेश्चन है और इसका डिस्कशन देख लीजिए। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण सूचक है जिसका प्रयोग
आयनिक विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। नाभिकीय विकिरण को उत्सर्जन का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी को गाइगर काउंटर से नापी जाती है और इसकी खोज की थी रेडियो एक्टिविटी की बैकुरल ने। नोट कर लीजिए। तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में ही इसके थ्योरी को भी डिस्कस हम अच्छे से कर दिए। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आपके एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। लगातार हम घटना चक्र का प्रत्येक पार्ट वाइज एज इट इज घटना चक्र हम लेके आएंगे, जैसा है हू बहू सबको डीपली पढ़ाएंगे। और साथ में सेट का अभी टेस्ट चल रहा है, अभी तक 12 सेट हो चुके हैं जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक यूपीएससी का भी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का सेट हम 50 क्वेश्चन का करवाए हैं, तो देख लीजिए उसको भी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, जब भी हम सेट कराते हैं तो चारों ऑप्शन का डिस्कस कराते हैं, क्योंकि आपको उससे नेक्स्ट एग्जाम में फ़ायदा, यानी नेक्स्ट सेट जब बनाएंगे तो उसमें आपको फ़ायदा समझ में आएगा। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।